मैं यहाँ से सीधा आगे जाऊंगा और पेलगोश के लश्कर पर जनूब की तरफ से हमलावर हूँगा। जब मैं और पेलगोश दोनों एक दूसरे से बुरी तरह टकरा जाएंगे तो शिमाल की तरफ से तुम हमलावर होना। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और जनूब की जानिब पूरी कुव्वत और पूरी शिद्दत के साथ पेलगोश के लश्कर पर हमलावर हूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं पेलगोश ही नहीं, उसके लश्कर की अक्सरियत को भी मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे भाई, इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज हो तो कहो। सारे सालारों ने इससे इत्तेफाक किया। चुनाचे सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले, जबकि मशरिक की तरफ से रोशनी फूटना शुरू हो चुकी थी, निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी हरकत में आए। सबसे पहले आरिज़ जुज़नी ने अपने काम की इब्तदा की। वो अपने हिस्से के लश्कर को लेकर थोड़ा सा चक्कर काटते हुए पेलगोश के लश्कर के शिमाल की तरफ गया। चुनाचे उसके रवाना होने से थोड़ी देर बाद निजामुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ घात से निकला और शिमाल की तरफ बढ़ा। निजामुद्दीन अपने लश्कर के साथ मंगोलों के लश्कर के करीब दहर की रसूमो क़यूद से आजाद होकर चट्टानों से टकराते नीले बहर की तरह नमूदार हुआ। खोलती सदाओं की बाज़गश्त आतशी धारों की तरह आगे बढ़ा। इसके बाद वो पेलगोश के लश्कर पर खून के भंवर खड़े करते आंधियों के शनासा बहर क़ज़ा व फना से मावरा अज़ाइम की फौलादी पुख्तगी तकदीर का अजाब बनकर नजूल करते जकड़ों के महरमों और तीरगी में रोशनी की सरबुलंदी और सरफराजी का बायस बनते जलजलों से गले मिलते रक्स करते रात की तरह हमलावर हो गया। पेलगोश ने जब देखा कि मुसलमानों का एक लश्कर अचानक कहीं से नमूदार होकर उस पर हमलावर हो गया है तो वो भी हरकत में आया और शब के सायों में गलता ख्वाबों की जंजीरों के हल्के तोड़ते बेचैन शरारों के खरोश, जिस्म जान की कमबख्ती, भटकती सदाओं में खोलते इशारों को नजरों की आखिरी हुदूद में गुम कर देने वाली मर्ग की खोलती सदाओं और ख्यालों की दुनिया में खून की डूबी उम्मीदें खड़ी करते कहरमानियों के जलते धारों की तरह हमलावर हो गया। पेलगोश खुश था कि उसके मुकाबले में मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर है और उसे लम्हों के अंदर धोकर रख देगा और उनका खात्मा कर देगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक और तब्दीली नमूदार हुई और वो ये कि आरिज़ जुज़नी अचानक शिमाल की तरफ से नमूदार हुआ। फिर वो पेलगोश के लश्कर पर शिमाल की तरफ से गर्दिश मिक़यास में दर्द की धुंध फैलाते सरसामों, एहसासात के बेकिनार दश्त में बहरानी कैफियत बर्पा करते अजाबों के होलनाक आशोब, लहर भरी वारदातों में फना की तख्तियां लिखते पुराशोब अंधियाओं की तरह हमला आवर हो गया। रज़मगाह की हशर सामानियों में नब्ज़े नहीफ होने लगी थी। जिल्लत के तंद्रीले रग रग में तलातुम उठने लगे थे। उदासी के जर्द लम्हात खड़े करती तशद्दुद भरी तेग जनी फना के खूनी रक्स बर्पा करने लगी थी। मंगोल जुल्म जिनकी फितरत, कत्ल जिनकी आदत, जबर जिनकी सरिश थी। जब निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी ने जनूब और शिमाल की तरफ से उन पर जानलेवा हमले करते हुए उनके साथियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, तब मंगोल घूरती आंखों और चेहरों पर सवालात के अंबार लिए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ऐसे में अपने चंद दस्तों के साथ बड़े पुरजोश अंदाज में निजामुद्दीन ने यलगार की और मंगोलों के लश्कर के सालार पेलगोश के सर पर जा पहुंचा। दोनों थोड़ी देर के लिए आपस में टकराए और इस टकराव के नतीजे में निजामुद्दीन ने पेलगोश की गर्दन काट के रख दी। पेलगोश जूं ही लाश की सूरत में घोड़े से गिरा और जिस जिस मंगोल ने उसकी ये कैफियत देखी, उनके जहनों पर खूनी दस्तक, दिलों पर जिल्लत के अक्स नुज़ूल कर गए थे। चुनाचे निजामुद्दीन के हाथों पेलगोश के मारे जाने की खबर एक कान से दूसरे कान होती हुई पूरे लश्कर में फैल गई। चुनाचे मंगोलों ने शिकस्त कबूल की और भाग खड़े हुए। कुछ दूर तक निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी ने उनका ताक़ुब करके उनकी तादाद को मजीद कम किया। फिर दोबारा वो जिस जगह से आए थे वहीं जाकर उन्होंने घात लगा ली और अपने अतराफ में उन्होंने हस्बे साबिक अपने मुखबिर और हरकारे फैला दिए। चंगेज खान को अभी तक ये खबर नहीं पहुंची थी कि निसा शहर के नवाह में उसके सिपा सालार पेलगोश पर क्या बीती है कि उसने अपने दामाद पंजार को पेलगोश से भी एक बड़ा लश्कर दे दिया और उसे निशापुर की तरफ रवाना किया ताकि वो निशापुर पर हमलावर हो। और इतनी देर तक पेलगोश भी निसा शहर से फारिग होने के बाद पंजार से आकर मिल जाएगा और पूरे लश्कर की कमानदारी पंजार के हाथ में आ जाएगी। चुनाचे चंगेज खान के हुक्म पर उसका दामाद कंजार एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर निशापुर की तरफ रवाना हो गया। इस दौरान चंगेज खान को निशापुर से बाहर पेलगोश के मारे जाने और अपने अनगिनत लश्करियों के मुसलमानों के हाथों मारे जाने की खबर मिली तो उसे सख्त दुख और सदमा हुआ। उसका दामाद कंजार तो निशापुर आके पड़ाव कर गया था, अभी उसने वहाँ हमलों की इब्तदा नहीं की थी, जबकि चंगेज खान ने निसा शहर को फतह करने के लिए एक और लश्कर भेज दिया। इस लश्कर ने उन सारे भगोड़े मंगोलों को अपने साथ मिला लिया जो निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी के हाथों शिकस्त उठाने के बाद भागे थे। चुनाचे वो लश्कर भी जब निसा पहुंच गया तब जिस जगह निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी ने घात लगा रखी थी वहां से वो उठे और निशापुर शहर का उन्होंने रुख किया।
दूसरी तरफ निसा शहर की ये हालत हुई कि बकौल मौर्रिखीन पेल गोश तो मारा गया, लेकिन निसा शहर का कोई वाली वारिस नहीं था। मंगोलों को कुमक पहुंच चुकी थी। निसा शहर के अंदर जो लश्कर था, मौर्रिखीन के मुताबिक उसने 14 दिन तक मंगोलों का मुकाबला किया। आखिर वो हिम्मत हार बैठे और शहर फतह हो गया। चूंकि मौर्रिखीन के मुताबिक निसा शहर से बाहर चंगेज खान का बेहतरीन सालार पेल गोश मारा गया था, चुनाचे शहर के फतह होने की देर थी कि मंगोल दरिंदों की तरह शहर के लोगों पर टूट पड़े और अहले शहर को उन्होंने काट के रख दिया। निजामुद्दीन ने अहद किया था कि वो पेल गोश को मौत के घाट उतारेगा और पेल गोश के बाद वो चंगेज खान के दामाद कंजार की गर्दन भी काटेगा। निजामुद्दीन और आरिफ जुजनी निसा शहर से रवाना होकर निशापुर शहर की तरफ रवाना हुए तो उन्हें खबर मिली कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने निशापुर शहर में ही कयाम किया हुआ है। चुनाचे वो बड़ी तेजी से निशापुर शहर की तरफ बढ़े ताकि सुल्तान से गुजारिश करें कि वो निशापुर शहर में ही कयाम करे और जो लश्कर उसके पास है उसके कुछ हिस्से हमारे हवाले कर दे। शहर के अंदर से सिर्फ सुल्तान जरब लगाए, बाहर से हम जरब लगाएंगे और जो भी मंगोल निशापुर पर हमलावर होंगे उन सबको काट के रख देंगे। लेकिन हालात की सितम जरीफी, वक्त की बदकिस्मती के निजामुद्दीन और आरिफ जुजनी अभी रास्ते में ही थे कि सुल्तान निशापुर से निकलकर किसी दूसरी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। मर्रिखीन सुल्तान अलाउद्दीन के निशापुर की तरफ आने से मुताल्लिक तफसील के साथ लिखते हैं कि जब सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों के डर से भागा था तो उस दौरान उसका गुजर निशापुर से भी हुआ था। घबराहट के आलम में वो न जंग लड़ सकता था और न ठहर सकता था। उसकी इस बदहवासी से सारा मुल्क बदहवास हो रहा था। उधर मंगोलों का तरीक़ेकार ये था कि जिस शहर को फतह कर लेते उसे लूट कर अहले शहर को कत्ल कर देते ताकि अहले मुल्क की रही सही कुव्वत मज़ाहिमत भी जवाब दे जाए। इस पर सितम ये कि सुल्तान 2 लाख के लश्कर को अपने साथ लिए फिरता था और जहाँ से गुजरता था वहाँ के लोगों की हौसला अफजाई करने की बजाय उनको ये मशवरा देता कि मंगोलों से लड़ने की बजाय बेहतर ये होगा कि तुम उनसे इजहार अतात कर लो। यही मशवरा उसने अहले निशापुर को भी दिया था, लेकिन निशापुर के लोगों ने मंगोलों के तौर तरीके देख रखे थे। वो जानते थे कि मौत से फरार मुमकिन नहीं, इसलिए बेबसी की मौत की बजाय लड़कर मरना 1000 हाथ दर्जा बेहतर है। चुनाचे उन्होंने सुल्तान के मशवरे को ठुकरा दिया और दिफाई इंतजामात की दुरुस्ती में लग गए। मौर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि सुल्तान अभी निशापुर में मुकीम था कि उसे उसके जासूसों ने खबर दी कि चंगेज खान ने अपने सालार सुबदाई की सरकर्दगी में सुल्तान ख्वारज़म शाह को पकड़ने के लिए जो लश्कर मुकर्रर किया था वो निशापुर का रुख किए हुए है। चुनाचे सबसे पहले बकौल मौर्रिखीन उसने उमर काफी से राबिता किया जो उसके साथ लश्कर में शामिल था। सुल्तान को निजामुद्दीन और आरिफ जुजनी के भी इस समत आने की खबर मिल चुकी थी। उसकी तरफ भी सुल्तान ने पैगाम भिजवाया कि वो उसकी गैर हाजिरी में नज़्म नस्क का ख्याल रखें और खुद शिकार खेलने के बहाने वहाँ से कूच कर गया। सुल्तान की निशापुर से रवानगी के वक्त निशापुर का हाकिम शरफुद्दीन किसी तकरीब के सिलसिले में निशापुर से बाहर गया हुआ था। जब उसे सुल्तान की निशापुर से रवानगी का इल्म हुआ तो इस ख्याल से कि कहीं उसकी गैर हाजिरी में कोई नागवार हादसा रूनुमा न हो जाए, फौरन निशापुर को रवाना हो गया। लेकिन अभी वो निशापुर से 3 ही मंजिल दूर था कि फौत हो गया। चूंकि खदशा था कि कहीं उसके गुलाम बगावत न कर दें, इसलिए उसकी वफात को राज रख लिया गया ताकि जो लोग शरफुद्दीन के साथ थे खैरियत के साथ निशापुर पहुंच जाएं। मौर्रिखीन लिखते हैं कि 2 दिन के बाद 617 हिजरी बमुताबिक 1220 ईस्वी को चंगेज खान का एक छोटा सालार नाम जिसका ताई था और जो सुबदाई के इस लश्कर के अंदर शामिल था जो अलाउद्दीन का ताक़ुब किया हुआ था, सुबदाई ने ताई को छोटा सा एक लश्कर देकर मुक़द्दमतुल जैश की सूरत में निशापुर की तरफ रवाना कर दिया। चुनाचे मंगोलों के हरावल दस्ते के सालार ताई ने निशापुर पहुंचकर अहले शहर को कहला भेजा कि वो अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो उन्हें खाने आजम की अतात कबूल कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ निशापुर के हाकिम शरफुद्दीन के मरने के बाद एक शख्स मजीरुल मुल्क ने निशापुर का नज़्म नस्क संभाल लिया। ये शख्स बड़ा आकिल था। चुनाचे जब चंगेज खान के सालार ताई ने निशापुर वालों को पैगाम भेजा कि वो चंगेज खान की अतात कबूल कर लें तो मजीरुल मुल्क ने जवाब में कहला भेजा कि तुम्हारा झगड़ा सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से है तो तुम उसका ताक़ुब कर रहे हो। अगर तुम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए तो निशापुर बगैर किसी खूनरेजी के तुम्हारी सल्तनत में शामिल हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं कोई सिपाही नहीं हूँ कि मुकाबला करूँ। मौर्रिखीन लिखते हैं कि चंगेज खान के सालार ताई को ये सीधा सादा जवाब बड़ा पसंद आया और छेड़छाड़ करना मुनासिब न जाना मजीरुल मुल्क ने उस खुशी में कुछ तहाइफ भी भेज दिए जो ताई ने मंजूर कर लिए और अपने उन दस्तों को लेकर सुल्तान के ताक़ुब में लग गया। इसके बाद चंगेज खान का सालार सुबदाई भी अपने लश्कर को लेकर वहाँ से गुजरा। वो भी सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के ताक़ुब में लगा हुआ था। निशापुर शहर से बाहर रुककर उसने शेखुल इस्लाम काजी और बाज उमरा से गुफ्तगू के बाद ये तहिया किया कि फसीले शहर और तमाम दिफाई मोर्चे गिरा दिए जाएं और जब कोई मंगोलों का लश्कर शहर के पास से गुजरे तो उसकी बाकायदा आवभगत की जाए। नीज कोई ऐसी हरकत अहले शहर से सरजद न हो पाए जो इस मुआहिदे की रूह के मनाफी हो। चुनाचे ये कुछ करने के बाद सुबदाई अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ गया ताकि सुल्तान अलाउद्दीन का ताक़ुब करे।
निशापुर के लोगों ने कुछ अरसे तक बकौल मौर्रिखीन खामोशी इख्तियार की रखी और जो मंगोल भी वहाँ से गुजरते उनसे कोई तारुज न करते। लेकिन हालात की सितमजरीफी के कुछ अरसे के बाद तवातुर के साथ इराक में मंगोलों के खिलाफ सुल्तान अलाउद्दीन की कामयाबी की जाली अफवाहें फैलने लगी। ये खबरें सुनकर निशापुर के लोगों के रवैये में रफ्ता रफ्ता तब्दीली पैदा होने लगी। इस मौके पर तोस के एक शख्स ने निशापुर के लोगों को पैगाम भिजवाया कि सुल्तान की फर्जी फतुहात की अफवाहों पर यूं यकीन न करो। ये बात लोगों को पसंद न आई, चुनाचे तोसी के एक शख्स ने उसे कत्ल कर दिया और उसका सर अहले निशापुर के पास भेजकर उन्हें गैरत दिलाई कि वो क्यों मंगोलों के खिलाफ आमादा बगावत नहीं हो जाते। इसी दौरान एक और तब्दीली रूनुमा हुई। सुबदाई अपने लश्कर को लेकर जब आगे बढ़ गया तो चंगेज खान का दामाद कंजार अपने लश्कर को लेकर निशापुर के बाहर आकर पड़ाव कर गया। मंगोल जो मुआहिदा करते थे उसकी तकमील नहीं करते थे, लिहाजा कंजार ने निशापुर पर हमला आवर होने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ निजामुद्दीन और आरिज जुजनी बर्क रफ्तारी के साथ निशापुर का ही रुख किए हुए थे। कंजार ने अभी निशापुर शहर पर हमला आवर होने की इब्तदा नहीं की थी कि निजामुद्दीन और आरिज जुजनी अपने लश्कर को लेकर निशापुर के नवाह में पहुंच गए। मंगोलों पर हमला आवर होने की मंसूबाबंदी उन्होंने पहले से कर रखी थी और वो बड़े मुतमईन थे, इसलिए कि जो लश्कर चंगेज खान का दामाद कंजार लेकर आया था उसके बाद मजीद लश्कर भी उसकी मदद के लिए पहुंच चुका था। लेकिन इन सब खतरात की परवाह किए बगैर निजामुद्दीन और आरिज जुजनी बड़ी तेजी से कंजार के उस लश्कर की तरफ बढ़े। अचानक एक तरफ से निजामुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ चुप के बहते सागर में दिलों की धड़कनों को बेरब्त करते अंदेशों के सैले बेअमा दुख की अंधी घातों में जब्र के अनोखे ढंग की तरह नमूदार हुआ। इसके बाद वो कंजार के लश्कर पर मायूसी के गंभीर सायों में लहराते भंवर, घटाओं में रक्स करती जिंदगी को जंग आलूद करती न रुकने वाली बलाखेजियों, मंजिलों के सुराग मिटाती भड़कती खोलती ज्वालामुखी की तरह हमलावर हुआ। चूंकि कंजार ने भी निजामुद्दीन और उसके लश्कर को आते देख लिया था, लिहाजा उसने अपने लश्कर को मुत्तहिद कर दिया और जब निजामुद्दीन हमला आवर हुआ तो जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी निजामुद्दीन के लश्कर पर मौत के संदेशों से दो चार करते गुनाह शर के पुतलों, साजिशी माहौल के बहरान में रगोपय में बरसती जुल्मतों, सिलसिलाए रोजो शब से उठते जिया खेज नक़ूश की खूनी अलामतों और भटकती बिलकती टूटती घुटन में अंधी सदियों की खूनी दास्तानों की तरह टूट पड़ा। अभी कंजार बुरी तरह निजामुद्दीन के साथ मसरूफे पैकार हुआ था कि उसकी दूसरी समत से आरिज जुजनी हलाकत के हाथों को काटती बिफरी सदाओं की तरह तकबीरें बुलंद करता नमूदार हुआ। इसके बाद वो भी दूसरी समत से कंजार के लश्कर पर बदनों का रूप सिंगार मिटाते गजबनाकी के गिरदाबों, जिस्मों की सारी सरशारियां पुरहोल सुकूत में बदलते अनजाने जज्बों के सरसाम, दिल की गुनहगार लोहों को तोड़ते मौत के सन्नाटों के अंबार की तरह हमलावर हो गया। इस तरह निशापुर के नवाह में मैदान जंग के अंदर खूनी रोतों की जलकार, बेखदोखाल ह्यूले, जिल्लत का फुसूं अपना रंग दिखाना शुरू हो गए थे। हर जज्बा माजी की गूंज बनने लगा था। फैलते बेतहरीक दुख अपना रंग जमाने लगे थे। हर रुकावट को दूर करती क़ज़ा अपने शिकार में इजाफा करती चली जा रही थी। कुछ देर तक गुमसान करन पड़ा। अपने मकसद को हासिल करने के लिए निजामुद्दीन ने कुछ दस्ते खास तौर पर तैयार कर रखे थे। अचानक उनके साथ वो हरकत में आया, बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और चंगेज खान के दामाद कंजार के सर पर पहुंच गया। दोनों में लम्हा भर के लिए टकराव हुआ और उसी टकराव के दौरान निजामुद्दीन ने कंजार की गर्दन काट कर रख दी। वो अपने घोड़े से गिर गया। ऐसा होने के बाद अपने दस्तों को लेकर बड़ी तेजी से निजामुद्दीन पीछे हटा। साथ ही वो तकबीरें बुलंद करने लगा। ये तकबीरें आरिज जुजनी के लिए इशारा थीं कि वो अपना काम खत्म कर चुका है, लिहाजा अब हमें पसपा होकर अपने महफूज मकामात की तरफ चले जाना चाहिए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। एक साथ निजामुद्दीन और आरिज जुजनी ने अपने लश्कर को समेटा। फिर वो बड़ी तेजी के साथ अपने लश्कर को लेकर बहिफाजत मगरिब की तरफ भाग गए। कंजार के मारे जाने की वजह से मंगोलों के किसी दूसरे सालार को ये जुर्रत और जसारत न हुई कि मुसलमान जो अपना काम करके चल दिए हैं उनका ताक़ुब करें और उनको नुकसान पहुंचाएं। शायद कंजार के मारे जाने की वजह से उन पर एक खौफ तारी हो गया था, जिसकी बिना पर उन्होंने निजामुद्दीन और आरिज जुजनी का ताक़ुब नहीं किया। लिहाजा वो अपने लश्कर को महफूज करके चलते बने। चंगेज खान को जब अपने दामाद कंजार और सालार पेलगोश के मरने की इत्तला दी गई तो उसके दुख और सदमे की कोई इंतहा न थी। जिस वक्त ये इत्तला दी गई उस वक्त चंगेज खान की बेटी तोबाई भी उसके पास थी और वो अपने शोहर कंजार के मरने का सुनकर बड़ी बुरी तरह वावेला करते हुए मातम करने लगी थी। ये सूरत हाल यकीनन चंगेज खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। पहले उसे अपने सालार अरबूश का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा था और अब उसका बड़ा सालार ही नहीं, उसका दामाद कंजार और बेहतरीन सालार पेलगोश भी मारे गए थे। काफी देर तक चंगेज खान की गर्दन झुकी रही। इस मौके पर उसके सालार उसके इर्द गिर्द थे और जो लोग ये खबर लेकर आए थे वो उसके सामने खड़े रहे। कुछ देर तक ऐसा ही समा रहा, यहाँ तक कि चंगेज खान ने खबर लाने वालों की तरफ देखा, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, पहले ये बताओ कि पेलगोश और कंजार का टकराव किसके साथ हुआ था। इस पर खबर लाने वालों में से एक बोला और कहने लगा, खाने आजम,
शाम पेलगोश ने निसा शहर का मुहासरा कर रखा था कि अचानक मुसलमानों का लश्कर हमलावर हुआ। पेलगोश ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुसलमानों के इस लश्कर को पसपा कर दे, लेकिन उसके लश्कर का सालार ऐसा खौफनाक था कि वो हमारी सफों के अंदर घुसकर पेलगोश तक पहुंच गया, पेलगोश से टकराया और उसकी गर्दन काट के रख दी। पेलगोश का खात्मा करने के बाद मुसलमानों के इस लश्कर को खबर हुई कि कंजार एक लश्कर लेकर निशापुर पहुंचा है। चुनाचे उस लश्कर ने निशापुर का रुख किया। कंजार के लश्कर पर भी उसी अंदाज में हमलावर हुआ जिस अंदाज में वो पेलगोश पर हमलावर हुआ था। वही सालार जिसने पेलगोश को खत्म किया था, वही एक बार फिर हमारी सफों के अंदर यलगार करता हुआ और हमारे लश्कर वालों का कत्लेआम करता हुआ कंजार के सर पर जा पहुंचा। कंजार सिर्फ एक लम्हा उसका मुकाबला कर सका और मुसलमानों के उस सालार ने कंजार की भी गर्दन काट के रख दी। चंगेज खान कुछ देर गम में डूबा रहा, फिर आने वाले उस मुखबिर की तरफ देखा और कहने लगा, क्या ये पता चला है कि हमलावर मुसलमानों के लश्कर का सालार कौन था? मुखबिर झट से बोला और कहने लगा, खाने आजम उस लश्कर का सालार वही निजामुद्दीन था। निजामुद्दीन का नाम सुनकर चंगेज खान एक बार फिर गहरी सोचों में डूब गया। इस मौके पर चंगेज खान के करीब वावेला करती हुई उसकी बेटी तोबाई फौरन संभली और अपने बाप चंगेज खान को मुखातिब करके कहने लगी, मैं अपने शौहर का इंतकाम अब खुद लूंगी और खुद इस कातिल की तलाश में निकलूंगी और देखूंगी कि वो हमारे सामने कैसे जेर नहीं होता। चंगेज खान ने पहले अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा, फिर उसे अपने साथ लिपटाया और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, बेटी ऐसी बात न करना। वो सालार जो इससे पहले कराचा के कब्जे में नहीं आया था, वो सालार जिसे अब तक जायसी, बरगा खान और ओलून अपने सामने जेर नहीं कर सके, वो सालार जिसका मुकाबला तेगजनी में पेलगोश न कर सका, वो सालार जिसके सामने कंजार एक लम्हा भी न निकाल सका, मेरी बेटी उसका मुकाबला तू किस तरह करेगी? ठीक है, अब तक वो हमारे 3 बड़े सालारों अरपोश, पेलगोश और कंजार को ठिकाने लगा चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे नुकसान का बायस है, लेकिन देखना ये भी है कि वो किस पाए का सालार है जिसके सामने हमारा कोई सालार जमा ही नहीं है। कराचा उसके हाथों मरने से बच गया था, लेकिन कराचा को उसने बदतरीन शिकस्त दी थी। बरगा खान जो माजी में मुझे भी शिकस्त देता रहा है, वो भी मुसलमानों के उस सालार के सामने नहीं जम पाया। लिहाजा बेटी तू उसका सामना करने का इरादा अपने दिल से बिल्कुल निकाल दे। जायसी, बरगा खान और ओलून एक लश्कर के साथ अब भी उसकी तलाश में है। जहाँ भी वो उनकी गिरफ्त में आया वो उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाएंगे। मैंने उन्हें सख्ती के साथ और ताकीदन कह दिया है कि वो उसे मारेंगे नहीं, जिंदा सलामत मेरे पास लेकर आएंगे। जिस सालार ने अब तक ये कार्रवाइयां की हैं, मैं उसे एक नजर देखना भी चाहता हूँ कि वो किस पाए का और किस मयार का सालार है जिसके सामने हमारा कोई सालार जम ही नहीं पाया। इसके बाद चंगेज खान वावेला करती हुई अपनी बेटी को तसल्ली देने और उसे संभालने लगा। मर्रखीन लिखते हैं कि निशापुर के नवाह में जब चंगेज खान का दामाद कंजार मारा गया, तब उसके नायब सालार ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा तोस शहर में अपने सालार कश्तमूर की कुमक को रवाना किया और दूसरे हिस्से को लेकर वो सब्जवार पर चढ़ाई करने के लिए चला गया। निशापुर से वो हट गए थे। शायद निशापुर में कंजार के मारे जाने और निजामुद्दीन के हमलावर होने के बायस उन पर एक तरह का खौफ और दहशत छा गई थी। बहरहाल जो लश्कर सब्जवार पर हमलावर हुआ, उसके मुतालिक मौर्रखीन लिखते हैं कि वहाँ के बाशिंदगान शहर, जिनकी तादाद 70,000 ख्याल की जाती है, कत्ल कर दिए गए। बाद अज़ां उससे मुल्हिका इलाके भी फतह किए गए और वहाँ के लोग भी हस्बे मामूल मौत के घाट उतार दिए गए। चुनाचे चंगेज खान ने अपने दामाद कंजार के मारे जाने के बाद अपने बेटे तोलाई खान को, जिसको तोली खान भी कहा जाता है, निशापुर का रुख करने के लिए कहा। चुनाचे सन 1222 ईस्वी के मौसम बहार में तोली खान एक भारी लश्कर लेकर निशापुर के लिए रवाना। चूंकि शहर के कुर्ब जवार में मंजनीकों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की कमी थी, इसलिए जब वो निशापुर से 3 मंजिल की दूरी पर था तो उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि छकड़ों और गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा पत्थरों की मिकदार भर ली जाए। जब वो निशापुर के करीब पहुंचा तो हुक्म दिया कि 3000 तीरों के चरख शहर के चारों तरफ मुनासिब मुकाम पर नस्ब किए जाएं। जब अहले शहर ने हलाकत और तबाही का ये तबाहकुन साजो सामान देखा तो उनके आसान खता हो गए। चुनाचे उन्होंने शहर के काजी रुकनुद्दीन को तोली खान के पास सुलह के लिए रवाना किया। तोली खान ने काजी रुकनुद्दीन के साथ जो वफ्द गया था उसकी गुजारिशात पर कोई तवज्जो न दी, बल्कि उल्टा उसने वफ्द को रोक दिया। इसके बाद तोली खान ने शहर पर हमलों की इब्तदा कर दी। 3 दिन तक घुमसान की जंग होती रही। आखिर 3 दिन बाद दोपहर के बाद कुछ मंगोलों ने कई मकामात पर खंदक को पाट लिया और फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गए। निशापुर के शहरी ऐसा जबरदस्त मुकाबला कर रहे थे कि मंगोल बार बार पीछे हटने पर मजबूर हो जाते थे। यहाँ तक कि रात छा गई तो मंगोलों ने अंधेरे से फायदा उठाकर कई हजार लश्करी फसील से शहर में उतार लिए। सुबह को अहले शहर ने देखा तो हर तरफ मंगोल ही मंगोल नजर आते थे। हर चंद बचाव की कोई उम्मीद न रही थी, लेकिन अहले शहर उसी तरह जोशो खरोच से मुकाबले पर डटे हुए थे। लेकिन शहर के दरवाजे खोल दिए गए और मंगोल टिड्डी दल की तरह भूखे भेड़ियों की सूरत में बाशिंदगाने शहर पर टूट पड़े, जिससे जल्द ही
लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे गए। चुनाचे निशापुर का हाकिम, जो एक अजीब शख्स था और असल हाकिम के मर जाने के बाद उसने शहर का नज़्म नस्क संभाला था, जिसका नाम मुजीरुल मुल्क था, वो कहीं रूपोश हो गया। बाद में वो पकड़ा गया और कत्ल कर दिया गया। तोली खान को चंगेज खान की तरफ से खुसूसी हिदायत दी गई थी कि कंजार की मौत का बदला लेने में कोई कोताही न की जाए, तमाम अहले शहर को कत्ल कर दिया जाए और सारा शहर गिराकर चटियल मैदान बना दिया जाए। तोली ने चंगेज खान के हुक्म की लफ्ज ब लफ्ज तकमील की। इंसान तो एक तरफ रहे, कुत्ते और बिल्लियां भी मार दी गईं, और जब शहर के गिराने की नौबत आई तो मकानों के अलावा झोंपड़ियां भी गिरा दी गईं। कंजार की बीवी और चंगेज खान की बेटी इस कत्लेआम के मौके पर निशापुर में मौजूद थी। उसने अपनी आतिश इंतकाम बुझाने के लिए बकौल मौरखीन न सिर्फ कत्लेआम के भयानक मनाजिर से तस्कीन हासिल की, बल्कि सैकड़ों बेगुनाहों को अपने हाथों से कत्ल किया। जब ये जालिमाना कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी तो एक मंगोल सरदार को लश्कर का एक हिस्सा देकर हिदायत की गई कि वो वहीं ठहरा रहे, ताकि अगर बाद में कोई भूला भटका आदमी वहां आ निकले तो उसे भी ठिकाने लगाया जा सके। हस्बे मामूल निशापुर के तमाम दस्तकार और कारीगर तुर्किस्तान भेज दिए गए। अहले शहर की एक बड़ी तादाद तहखानों में छुप गई थी, इस ख्याल से कि जब मंगोलों का लश्कर कूच कर जाएगा तो बाहर आएंगे। लेकिन चूंकि शहर के तमाम मकान गिरा दिए गए थे, इसलिए तहखानों में पनाह लेने वाले लोग भी मकानों के नीचे दबकर मर गए थे। पेलगोश और कंजार को मौत के घाट उतारने के बाद निजामुद्दीन और आरिज जुजनी अपने लश्कर के साथ एक महफूज जगह की तरफ निकल गए। वहाँ कयाम किए हुए 3 दिन हुए थे कि ताइचोत कबीले का एक कासिद उस जगह आया जहां उस वक्त निजामुद्दीन और आरिज जुजनी बैठे हुए थे। दोनों पहचान गए कि वो ताइचूत था। ये भी जान गए कि यकीनन इसे बरगा खान ने भेजा होगा। चुनाचे निजामुद्दीन ने उसे अपने करीब बिठाया, फिर उसे मुखातिब करके पूछा, मेरे भाई, तू हमारे भाई की तरफ से क्या पैगाम लेकर आया है? इस पर ताइचोत के कबीले का वो आदमी बोला और निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर खोशान खान, मंगोलों का एक लश्कर जो आपके सालार निजामुद्दीन को पकड़ने के दर पे है और उसे गिरफ्तार करके चंगेज खान के सामने पेश करना चाहता है, यहाँ से 10-15 मील के फासले पर एक जगह कयाम किए हुए है। मैं उसी लश्कर से निकल के आया हूँ, इसलिए कि अब उस लश्कर की कमानदारी चंगेज खान ने अपने 2 सालारों जायसी और अलक खान के सपुर्द की है। हमारा सरदार बरगा खान और ओलून भी उस लश्कर में शामिल हैं। मुझे मेरे सरदार बरगा खान ने इसलिए भेजा है कि बरगा खान चाहता है उस लश्कर पर आप हमलावर हों और उस लश्कर में जिस कदर मंगोल हैं उन्हें मौत के घाट उतार दें। बरगा खान ने मुझे ये भी हिदायत करके भेजा है कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैदान जंग के अंदर जहाँ सुर्ख झंडा लहरा रहा होगा, उसके दाएं जानिब हमारा सरदार और उसके तहत काम करने वाले हमारे कबीले के लश्करी होंगे। ओलून जो बरगा खान की बहन बनी हुई है वो भी उन लोगों में शामिल होगी। चुनाचे बरगा खान का कहना है कि आप उस सुर्ख रंग के झंडे से बाएं जानिब जिस कदर मंगोल हैं उन पर हमला आवर होकर उनका काम तमाम करके रख दें। इस पर निजामुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर आने वाले उस मखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, बरगा खान की सोच ठीक है, वैसा ही करेंगे जैसा वो चाह रहा है। तुम यहाँ कयाम करो, कल हमारे साथ यहाँ से कूच करोगे और जहाँ उस लश्कर ने कयाम कर रखा है वहाँ तक हमें लेकर जाओगे। इसके साथ ही निजामुद्दीन के कहने पर उसका एक लश्करी आने वाले कासिद को अपने साथ ले गया ताकि उसके आराम का एहतमाम किया जा सके। आने वाले उस कासिद ने एक शब वहाँ बसर की और अगले रोज उसके साथ निजामुद्दीन और आरिज जुजनी ने वहाँ से कूच किया ताकि मंगोलों के लश्कर पर हमला आवर हो। उसी कासिद की रहनुमाई में निजामुद्दीन और आरिज जुजनी मंगोलों के उस लश्कर की तरफ बढ़े जिसमें बरगा खान और ओलून भी थे। चुनाचे जब निजामुद्दीन उनके सामने गया तो मंगोल चौकन्ने हो गए। निजामुद्दीन के पास आधा लश्कर था और आधा लश्कर आरिज जुजनी की कमानदारी में था। छोटे से लश्कर को अपने सामने देखकर मंगोल खुश हो गए थे। इतनी देर तक निजामुद्दीन हरकत में आया और फितरत को जुबों कर देने वाले कायनात के नाज़िरों, जुल्म की अंधी मौजों के सामने सब्र की चट्टान की तरह जम जाने वाले तकदीर के अजाबों, दर्द के अल्फाज, गर्दिश दौरां के भंवर और अलाव की जलती तमाजत की तरह हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगोल भी बिफर गए, इसलिए कि वो देख रहे थे कि मुसलमानों का जो लश्कर उनसे टकराने के लिए आया था वो थोड़ी सी तादाद में है और वो लम्हों के अंदर उस पर गलबा पा लेंगे। चुनाचे मंगोल आगे बढ़े और निजामुद्दीन के लश्कर पर दर्द के राबितों का कर्ब लिए, स्याह बख्ती के सायों, खन्नास के वसवसात लिए, खूनी बगोलों, तिलपट कर देने वाली होलनाक मौत, अनदेखे अंदेशों और अजियतनाक लम्हों की तरह हमलावर हुए। ये टकराव थोड़ी ही देर हुआ होगा कि मंगोलों के लश्कर के पहलू की तरफ से आरिज जुजनी बुतखाना तखय्युल को नासूर बना देने वाले अनोखे सहर, कज़ा को बेजंजीर करते कयामत बदोश अनासर, सहराए वक्त के सैलाब में आग थूकते आतिश फशां और खून का गुस्ल देने वाली जानलेवा हलाकत खेजियों की तरह हमला आवर हुआ।
کچھ دیر تک ہولناک ٹکراؤ جاری رہا، یہاں تک کہ منگولوں نے خود محسوس کیا کہ ان پر انحطاط و زوال کے لمحات، دنیا بھر کی بدبختیاں، تباہی کے ان لکھے حروف اور بربادی کے بند صحیفے طاری ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ منگول سالاروں نے ایک بار سخت حملہ کر کے مسلمان حملہ آوروں کو پسپا کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے انہی ارادوں کے تحت منگول موت کے ہولناک تلاطم، ہلچل مچاتے طوفانوں کے شباب کی طرح تیزی سے حملہ آور ہوئے، لیکن نظام الدین اور عارض زوزنی کی طرف سے بھی ویسے ہی رد عمل کا اظہار ہوا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک انداز میں بپھرے بھوکے ساگر، برق کے شعلوں کی لپک اور غم کی طغیانیوں کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برغا خان، اولون اور تائچوت قبیلے کے لشکر تو محفوظ رہے، جبکہ جائسی اور الک خان کے تحت کام کرنے والے منگول لشکر کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جائسی اور الک خان نے شکست قبول کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ برغا خان اور اولون بھی ان کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نیشا پور سے فراغت پانے کے بعد چنگیز خان کے حکم پر اس کے بیٹے تولائی خان نے ہرات کا رخ کیا۔ اس سے پہلے سبدائی، جو اپنے لشکر کے ساتھ سلطان علاؤالدین کا تعاقب کر رہا تھا، یہاں سے گزرا تھا اور ہرات کے حاکم امین الملک نے نزاکت حالات کے پیش نظر اظہار اطاعت کر کے شہر کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ چونکہ منگول سرداروں کے پاس ہرات کو برباد کرنے کی فرصت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے شہر کو کوئی گزند نہ پہنچایا۔ چنانچہ جب نیشا پور فتح ہو چکا تو چنگیز خان نے تولائی کو ہدایت کی کہ وہ ہرات پر حملہ آور ہو اور اس ناپاک کارروائی کی تکمیل کرے جسے صوبدائی ادھورا چھوڑ کر خوارزم شاہ کے پیچھے لگ گیا ہے۔ ہرات صوبہ خراسان میں مرو اور نیشا پور کے بعد اہم مقام تھا۔ تولائی خان لشکر کے ساتھ شہر کے نواح میں ایک وسیع اور کھلے میدان میں آ کر اترا اور ایک قاصد کو اہل شہر کے پاس بھیجا کہ اگر وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو بجائے مقابلہ کرنے کے شہر کے دروازے کھول دیں۔ معززین شہر نے شہر کے حاکم امین الملک کو معزول کر کے اس کی جگہ شمس الدین محمد کو شہر کا نظم و نسق سپرد کر دیا تھا اور منگولوں کے مقابلے میں ہر قسم کی تیاری کر رکھی تھی۔ جب منگولوں کا قاصد نئے حاکم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تولی کا پیغام حاکم کو پہنچایا تو اس نے سن کر کہا، خدا اس دن کو غارت کرے جس دن میں اور اہل شہر وحشیوں کی اطاعت کا جوا اپنے گردنوں میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا قاصد کو قتل کر دیا جائے۔ جب تولی خان کو اپنے قاصد کے حشر کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ شہر کا محاصرہ کر کے اسے جلد از جلد فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ لڑائی چھڑ گئی۔ شہر کا حاکم شمس الدین محمد ایسی بہادری سے لڑا کہ 7 دن میں اس نے منگولوں کے 1700 آدمیوں کو، جن میں بعض بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، قتل کر دیا۔ 8ویں دن پھر وہ خم ٹھونک کر سامنے آ گیا اور ایسی دلیری سے مقابلہ کیا کہ تولی اش اش کر اٹھا۔ آخر تیر کی ایک کاری ضرب سے میدان جنگ میں ہرات کا حاکم شہید ہو گیا۔ چنانچہ اس کی شہادت کے بعد اہل شہر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لشکر اور عام لوگ لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے منگولوں کو دبا رکھا تھا، لیکن علماء اور عمرا کا طبقہ مصالحت پر اصرار کر رہا تھا۔ خود تولی بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر کسی طرح مزید خونریزی روک دی جائے تو یقیناً بہتر ہوگا۔ آخر لڑائی کے 9ویں دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فصیل شہر کے قریب خندق کے بیرونی کنارے آن کھڑا ہوا اور اہل شہر سے جو فصیل پر کھڑے تھے یوں مخاطب ہوا، اہل ہرات کان کھول کر سن لو، میں تولی خان ہوں، چنگیز خان کا بیٹا۔ اگر تمہیں اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کی جانیں عزیز ہیں تو مقابلے کا خیال ترک کر دو اور ہر سال جو رقم تم بطور ٹیکس حکومت کو ادا کرتے ہو اس کا نصف پیشگی ادا کر دو۔ ہر چند اہل ہرات نے 7-8 دن تک منگولوں کا زبردست مقابلہ کیا تھا۔ منگول ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا کرتے تھے، لیکن تولی ہرات کے محل وقوع سے بڑا متاثر ہوا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ اگر اہل شہر اظہار اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ اہل شہر نے بھی محسوس کیا تھا کہ تولی خان کسی حد تک مخلص ہے۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ منگولوں سے لڑنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے۔ چنانچہ اہل شہر نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ قاضی شہر عزیز الدین ایک وفد لے کر تولی کی خدمت میں حاضر ہو کر مصالحت کی شرائط طے کرائیں۔ قاضی عزیز الدین نے اراکین وفد کے علاوہ 100 ملازم ساتھ لیے اور ہر ملازم کے سر پر 9 تھان ریشمی کپڑے کے تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ لدے لدائے تولی کے پاس پہنچے کہ افسوس کے اس اسنا میں تولی نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ جو ہی یہ لوگ پیش ہوئے اس نے حکم دیا کہ وفد کے اراکین کو قتل کر دیا جائے۔ جب ادھر سے فراغت ہوئی تو شہر میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ جب کم و بیش 10,000 آدمی مارے جا چکے تو حکم واپس لے لیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں امیر ابو بکر کو ہرات کا حاکم مقرر کیا اور ایک منگول منگا تائی کو کوتوال مقرر کر کے خود اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی کمک کو روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان فتوحات میں بری طرح مصروف تھا۔ دوسری طرف سلطان علاؤالدین منگولوں کے ڈر سے ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک مقام سے دوسرے مقام کو کسی مناسب پناہ گاہ کی تلاش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں ایک دن اس نے جنگی کونسل کا اجلاس طلب کر کے دریافت کیا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔
चुनाचे उसके उमरा और लश्कर के सरदारों ने इत्तेफाक किया कि चूंकि सारे इलाकों की हालत मायूस कुन हो चुकी है और दुश्मन कमोबेश सारे इलाके पर काबिज हो गया है, इसलिए मुनासिब ये होगा कि दरियाए जेहों के जनूबी किनारे के साथ मोर्चे संभालने और उसे दरिया अबूर करने का मौका न दें। नीज मजीद इतनी फौज भर्ती कर ली जाए कि दुश्मन को इधर रुख करने की हिम्मत न हो। जलालुद्दीन भी सुल्तान के हमरिकाब था। उसने भी सरदाराने लश्कर की राय से इत्तेफाक किया और सुल्तान से दरखास्त की कि इस महाज पर दुश्मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर एक दफा हमारे पांव जम गए तो कुछ अरसे तक हम अपने खोए हुए इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर सुल्तान बजाते खुद ये जहमत बर्दाश्त न कर सकें तो खुद अंदरूने मुल्क मजीद फौजी भर्ती के लिए तशरीफ ले जाएं और लश्कर की कमानदारी मेरे सपुर्द कर दें। मैं जानूं और मंगोल जाने। लेकिन सुल्तान ने किसी मशवरे को दरखोरे एतना न जाना, न खुद मुकाबला करना चाहा और न किसी को ऐसा करने की इजाजत दी। आखिर बड़े पसोपेश के बाद उसने हिंदुस्तान जाने और वहाँ किस्मत आजमाने का फैसला किया। अभी बमुश्किल बल्ख के मुकाम पर पहुंचा था कि वतन की मोहब्बत ने आगे न जाने दिया। इस मौके पर सुल्तान के बेटे रुकनुद्दीन की तरफ से एक सालार अमीर इमादुल मुल्क सावजी ने सुल्तान की खिदमत में हाजिर होना चाहा। सुल्तान ने जब उसे बुलाया तो वो कहने लगा, मुझे आपके बेटे रुकनुद्दीन ने इस मकसद के लिए आपकी खिदमत में रवाना किया है कि जहाँ पना इराक तशरीफ ले आए। लेकिन सुल्तान ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस मौके पर जलालुद्दीन ने फिर सरतोड़ कोशिश की कि सुल्तान इराक का इरादा तर्क करके मंगोलों के मुकाबले के मंसूबे को शर्फ कबूलियत बख्शे, लेकिन सुल्तान पर इन बातों का कोई असर न हुआ। उसे दरबारी नजूमियों ने कह दिया था कि जब तक सुल्तान के इकबाल का सितारा जवाल में है उसे मंगोलों के मुकाबले से दरगुजर करना चाहिए। सुए इत्तेफाक से ये ख्याल कुछ ऐसी शिद्दत से सुल्तान के दिमाग में जांगुजीन हो गया था कि न खुद लड़ने पर आमादा होता था न किसी को लड़ने की इजाजत देता था। उमरा और सालार अजीब सी बेबसी के आलम में सुल्तान के साथ भागे फिरते थे और दम नहीं मार सकते थे। सुल्तान दरियाए आमू के किनारे पर पड़ाव डाले पड़ा था कि शाही अफवाज के वक़ाए नवीसों ने बुखारा और दूसरे शहरों के फतह होने की अफसोसनाक खबर सुल्तान को पहुंचा दी। सुल्तान के लश्कर में तुर्क लश्करियों की काफी तादाद थी। चूंकि ये लोग बड़े मनचले और बहादुर थे, उन्हें सुल्तान की बुजदिली एक आंख न भाती थी, बल्कि वो उसे अपनी कौमी रिवायत की तरदीद और रुसवाई ख्याल करते थे। आखिर एक रात उन्होंने मशवरा किया कि क्यों न सुल्तान को ठिकाने लगा दिया जाए ताकि इस जग हंसाई से छुटकारा हो। हर चंद तुर्क लश्करियों ने इस मंसूबे की कामयाबी के लिए पूरे रात से काम लिया, लेकिन सुल्तान की खुफिया तंजीम भी कम मोहतात नहीं थी। चुनाचे उनके कानों में भिनक पड़ ही गई और बर वक्त इत्तला मिल जाने से सुल्तान की जान बच गई। ऐन उस वक्त थोड़ी देर बेशतर जब तुर्क सिपाहियों ने सुल्तान के खेमे पर हमला करके उसका काम तमाम कर देना चाहा तो सुल्तान निहायत खामोशी से अपने खेमे को छोड़कर दूसरे खेमे में मुंतकिल हो गया था। वक्त मुकर्ररा पर तुर्क लश्करियों ने सुल्तान के खेमे पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि सुल्तान यकीनन मर चुका है तो अपने अपने खेमों को वापस चले गए। दूसरी सुबह को जब सुल्तान ने अपने खेमे की हालत देखी तो बहुत ज्यादा घबरा गया और तमाम लश्कर से बदजन हो गया। इसके अलावा बदगुमानी की एक वजह ये भी थी कि बदरुद्दीन साबिक हाकिम तिब्रिस्तान ने चंगेज खान के पास जाकर चंगेज खान को सुल्तान अलाउद्दीन पर हमलावर होने की तरगीब दी थी। ये बदरुद्दीन उसी कबीले से ताल्लुक रखता था जिस कबीले से सुल्तान ख्वारिज़म शाह की माँ का ताल्लुक था। सुल्तान की वालिदा तरकान खातून बड़ी जिद्दी और हठ धर्म औरत थी। अपने शौहर और अलाउद्दीन के बाप सुल्तान तकिश के जमाने में बारहा ऐसा हुआ था कि जब भी सुल्तान और मलका का उमूर सल्तनत में इख्तलाफ होता तो कामयाबी का सेहरा हमेशा मलिका के सर बनता था। सुल्तान को अपनी वालिदा की इस हठधर्मी का इल्म था और वो उसे नापसंद करता था। चुनाचे जब सुल्तान अलाउद्दीन तख्त नशीन हुआ तो मलिका ने हस्बे साबिक हर छोटी मोटी बात में दखल अंदाजी शुरू कर दी। लेकिन चूंकि सुल्तान अपने वालिद की बेबसी का चश्मदीद गवाह था, इसलिए वो मलिका की दखल अंदाजी का सख्ती से मुकाबला करता और कामयाब रहता। इस वजह से सुल्तान के ताल्लुकात वालिदा से कशीदा रहते थे। तरकान खातून का कबीला सुल्तानी दरबार में बड़ा बाअसर था और सुल्तान उनसे दबता था। बदरुद्दीन जो चंगेज खान के पास गया था उसे तरगीब दी कि सुल्तान पर हमला आवर हो। वो इस नाचाकी से वाकिफ था, नीज उसे उन उमरा का भी सही अंदाजा था कि अगर तरकान कबीले के सरदाराने लश्कर और सुल्तान के दरमियान किसी वजह से बदएतमादी की फजा पैदा कर दी जाए तो सुल्तान की हालत और भी पतली हो जाएगी और वो मंगोलों के मुकाबले में आने की जुर्रत ही नहीं कर सकेगा। चुनाचे इसी बिना पर वो चंगेज खान के पास गया और उसे सुल्तान पर हमलावर होने की तरगीब दी। सुल्तान अलाउद्दीन को अपनी माँ के कबीले की तरफ से खतरात और खदशात लाहिक थे। इसी बिना पर वो जगह जगह सरगर्दा रहता था। इसके साथ 2 लाख का एक लश्कर था, उसे भी अपने साथ जलील ख्वार कर रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन पहले ही बड़ा परेशान था, लेकिन अनगिनत शहरों के फतह होने के बाद वो ज्यादा परेशान रहने लगा। आखिर जब इस तरह हद से गुजर गया तो उसने एक तरह से चुप साध ली। उमरा, वज़रा और सालार जिस कदर मुतालबा करते थे कि चंगेज खान के सामने खम ठोंक कराएं, उससे मुकाबला करें, सुल्तान उतना ही उल्टा असर लेता। आखिर सबने मिलकर तजवीज पेश की कि दरबदर फिरने से सिपा अब तंग आ चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि कलात के किले में जाकर पनाह ली जाए।
یہ قلعہ مضبوطی اور وسعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا اور قزوین شہر کے پاس ویلم کی پہاڑیوں میں واقع تھا۔ کہتے ہیں کہ قلعہ کی دیوار کی حدود 7 میل کے لگ بھگ تھی۔ بادل ناخواستہ سلطان ادھر کو روانہ ہوا تھا کہ قلعے کا معائنہ کر کے دفاع کے ضروری انتظامات کر سکے۔ وہاں پہنچ کر جب قلعے کو ادھر ادھر سے دیکھا تو اسے غیر تسلی بخش پا کر دوبارہ نیشا پور کا رخ کیا۔ اسی دوران اسے اطلاع موصول ہوئی کہ 30,000 منگولوں کا ایک لشکر دریائے آمو کو عبور کر کے اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر خوارزم شاہ بدحواس ہو کر وہاں سے نکل کر رے شہر پہنچا اور وہاں سے قزوین کے قلعے میں جو ہمدان اور اصفہان کے درمیان واقع تھا جا چھپا۔ اس موقع پر سلطان کا بیٹا رکن الدین 30,000 عراقی سپاہ لیے سلطان کی مدد کو پہنچ گیا۔ اسے اور حاکم ہزار اسب کو جو منگولوں کے ڈر سے بھاگ کر سلطان کے ساتھ آن ملا تھا بلا کر آئندہ کے لیے لائے عمل کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے تجویز کیا کہ اگر شیران کوہ کے قلعے میں محصور ہو کر منگولوں کا مقابلہ کیا جائے تو کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جب سلطان نے اس قلعے کا معائنہ کیا تو اسے بھی غیر تسلی بخش پایا۔ مورخ تاج الدین عمر بستامی روایت کرتا ہے کہ سلطان نے اس موقع پر لوہے کے 10 مضبوط صندوق جو بیش قیمت جواہرات سے بھرے ہوئے تھے حفاظت کے لیے اس کے سپرد کیے۔ وہ یہ سلطانی امانت لے کر اردبان کے قلعے میں جو رے شہر کے نواح میں واقع تھا اور بہت محفوظ شمار ہوتا تھا جا چھپا اور اس وقت تک وہاں پڑا رہا جب تک چنگیز خان نے سلطان کی وفات کے بعد اس قلعے پر حملہ کر کے ان خزانوں کو اپنے قبضے میں نہ لے لیا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ دولت آباد کے مقام پر 20,000 لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ بے خبری میں منگولوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایسا حواس باختہ ہوا کہ بمشکل چند وفاداروں کے ساتھ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکا۔ اب پھر اس کے جانثاروں نے تجویز کیا کہ سلطان کو جنکنا کے قلعے میں جو پارس اور در کے درمیان واقع تھا محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن سلطان نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ اب حالت یہ تھی کہ سلطان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا غرض کے ہر حرکت بے مقصد تھی۔ چنانچہ اسی بے مقصدی میں وہ قارون نام کے قلعے کو جو تبرستان اور رے شہر کے درمیان واقع تھا جا رہا تھا کہ منگول سپاہ کے ایک لشکر سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں